हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में भी हम पढ़े थे मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक और सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक 1। तो सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन थी, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक जो है कुछ कैरी कर रहा था, जिसमें वो आपका बैंडविड्थ कैरी कर रहा था, PHICH जो है कॉन्फ़िगरेशन वो कैरी कर रहा था। फिर सिब1 के बारे में पढ़े कि नेटवर्क और शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन अदर SIB का कैरी कर रहा है। सिब2 जो है रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन का इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो हम MIB और SIB पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। MIB जो है फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल PBCH के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और सिब1 से लेके जो भी सिब इन्फॉर्मेशन है वो फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल, जो फिजिकल चैनल है PDSCH, उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। यहाँ देख रहे हैं हम जो है PDCH जो बचे हुए हैं उनमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। कहाँ कैसे क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा उसका सबका एक रूल डिसाइड किया गया है, और कुछ रूल ऑपरेटर डिसाइड करता है। तो हम पढ़ते हैं सिब2 जो है कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो सिब2 जो इन्फॉर्मेशन टोटल होती हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी है तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक्सेस क्लास AC बारिंग फॉर इमरजेंसी कॉल है फर्स्ट। सेकंड हो गया एक्सेस बारिंग फॉर मोबाइल ओरिजिनेटिंग सिग्नलिंग कॉल, जो है सिग्नलिंग के लिए है, और एक्सेस बारिंग फॉर मोबाइल ओरिजिनेटिंग डाटा कॉल के लिए है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक पहला टर्म आ रहा है, बारिंग फैक्टर लिखा हुआ है, फिर बारिंग टाइम लिखा हुआ है, बारिंग फॉर स्पेशल एक्सेस क्लास लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे आएंगे, जैसे इसमें सबके कॉन्फ़िगरेशन सारे जो है शो करेंगे, ट्रांसमिट होंगे। राइज का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसमिट होगा, फिर BCCH का कॉन्फ़िगरेशन, फिर PCCH का, प्रैच का, PDSCH का, PUSCH का और PUCCH का कॉन्फ़िगरेशन टोटल इसमें सिब2 में ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पहले देख रहे हैं कि एक्सेस क्लास बारिंग फॉर इमरजेंसी कॉल, ये आपको बताता है कि एक्सेस क्लास जो फ़ोन है 0 to 10 जो हैं वो इमरजेंसी कॉल के लिए बार हैं या नहीं बार हैं। बाकी आगे 11 से 15 जो क्लास होंगे, एक्सेस क्लास UV जो होंगे, वो बार होने पर भी वो इमरजेंसी कॉल कर सकता है। फिर ये जो हो रहा है एक्सेस क्लास बारिंग फॉर MO सिग्नलिंग एंड MO डाटा, इसके लिए बारिंग फैक्टर डिसाइड हुआ है। इसमें क्या होता है कि UV एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर वो नंबर जो है बारिंग फैक्टर की वैल्यू 0 से लेके 0.95 तक है, अगर मेरा जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो बारिंग फैक्टर से कम है, तो वो सेल जो है उस UV के लिए बार्ड नहीं है। लेकिन अगर वो बारिंग फैक्टर से बड़ा है, मतलब 1 हो गया, अगर 0.95 डिसाइड ये बारिंग फैक्टर है तो वो बार्ड है। अब बार्ड है तो फिर वो सिग्नलिंग के लिए एक्सेस कर रहा है या फिर डाटा के लिए एक्सेस कर रहा है। तो मान लेते हैं सिग्नलिंग के लिए एक्सेस कर रहा है, तो कितनी देर के लिए वो बार्ड है, दोबारा से वो फिर उस सेल को एक्सेस करने के लिए अटैम्प्ट करेगा, उसके लिए बारिंग टाइम डिसाइड किया गया है। बारिंग टाइम 4, 8, 16, 32, 512 सेकंड्स में है। तो कितनी देर बाद वो एक्सेस करेगा तो वो डिसाइड होता है एक पेनल्टी टाइम के थ्रू। पेनल्टी टाइम जो है जैसे सिग्नलिंग के लिए है T305 और ये T303 है डाटा के लिए। तो वो कैलकुलेट कैसे करता है, इस फार्मूले के थ्रू करता है। जो वो पहले रैंडम वैल्यू जनरेट किया है, अगर वो बार्ड है तो 0.6 प्लस 0.6 इंटू जो रैंडम वैल्यू जो भी जनरेट किया है 0.6, 0.5 जो भी जनरेट किया है, इंटू बारिंग टाइम जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा वहाँ पे डिफाइन है। तो इस तरह वो पेनल्टी टाइम कैलकुलेट कर लेगा।
उतनी देर बाद वो दोबारा से सिग्नलिंग के लिए वो नेटवर्क को एक्सेस करेगा, सेल को एक्सेस करेगा। इसी तरह डेटा कनेक्शन के लिए वो कैलकुलेट कर लेगा, बारिंग टाइम जो भी डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग वो उतनी देर बाद फिर वो दोबारा से सेल को एक्सेस करने का अटैम्प्ट करेगा। अगर वो बार्ड है तो, नहीं बार्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे रैच कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ आरए प्रीएम्बल्स, साइज ऑफ आरए प्रीएम्बल ग्रुप ए, मैसेज साइज ग्रुप ए, मैसेज पावर ऑफसेट ग्रुप बी, पावर रैंपिंग स्टेप, प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर, प्रीएम्बल ट्रांस मैक्स, आरए रिस्पॉन्स विंडो साइज, मैक कॉन्टेंशन रिजोल्यूशन टाइमर और मैक्स HRQ मैसेज 3TX। रैच कॉन्फ़िगरेशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरी ट्रांसमिट होगी। हम एक एक को बारी बारी से समझते हैं। पहला है नंबर ऑफ आरए प्रीएम्बल्स। यूवी जब भी नेटवर्क को एक्सेस करता है तो वो एक रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल सेलेक्ट करता है और उसको लेके फिर वो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है इनोड बी को। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीक्वेंस अवेलेबल हैं सेल वाइज वो डिनोट करता है नंबर ऑफ आरए प्रीएम्बल्स। 64 टोटल रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल होते हैं। अब जो मेरे अवेलेबल जो भी मेरे 64 जो है आरए प्रीएम्बल के जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक कॉन्टेंशन बेस्ड, एक कॉन्टेंशन फ्री। कॉन्टेंशन बेस्ड ज़्यादातर डेडिकेटेड सिग्नलिंग में यूज होगा जब वो डेडिकेटेड RRC इस्टेब्लिश हो चुका है, और कॉन्टेंशन बेस्ड जो है ये इनिशियल जब वो एक्सेस करेगा रेडियो नेटवर्क के लिए तब यूज होगा। तो 64 प्रीएम्बल सीक्वेंस दो पार्ट में पहले डिवाइड हो गया, कॉन्टेंशन बेस्ड, कॉन्टेंशन फ्री। दूसरा जो है जो कॉन्टेंशन बेस्ड है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक प्रीएम्बल ग्रुप ए, एक प्रीएम्बल ग्रुप बी। प्रीएम्बल ग्रुप ए जो सेलेक्ट करता है यूवी वो पुअर कवरेज के लिए है कि जब वो कवरेज उतना प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए सेलेक्ट होगा, ग्रुप ए में से उठाएगा सीक्वेंस में से, और जब अच्छे कवरेज में है तो वो ग्रुप बी में से उठाएगा। तो साइज ऑफ आरए प्रीएम्बल ग्रुप ए ये शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रीएम्बल सीक्वेंस ग्रुप ए के लिए कितने सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, अवेलेबल हैं। तो जो ग्रुप ए में है मैसेज साइज का थ्रेशोल्ड क्या होगा वो बता रहा है। मैसेज साइज ग्रुप ए वो 56 हो सकता है, 144 हो सकता है, 208, 256 बिट हो सकता है। ये हो गया मैसेज साइज ग्रुप ए। अब अगला पैरामीटर आ रहा है मैसेज पावर ऑफसेट ग्रुप बी। ग्रुप बी को अगर वो सेलेक्ट करता है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है, पावर ऑफसेट फॉर ग्रुप बी। ग्रुप बी का जो सीक्वेंस है प्रीएम्बल सीक्वेंस उसको सेलेक्ट करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, दोनों जब सेटिस्फाई होंगे तब वो इसको ग्रुप बी को सेलेक्ट करेगा। तो ये पावर ऑफसेट जो है ये ग्रुप बी को सेलेक्ट करने के लिए ये पहला क्राइटेरिया जो है डिसाइड कर रहा है। पावर रैंपिंग स्टेप, रैच इनिशियल जो है यूवी अटैम्प्ट किया, अगर उसको रिस्पांस नहीं मिला, फेल हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दिख रहा है प्रीएम्बल RX टारगेट पावर। यूवी जो है रैच को जो अपलिंक में ट्रांसमिट कर रहा है तो जो पावर से ट्रांसमिट कर रहा है तो प्रीएम्बल RX टारगेट पावर कितने वो पावर के साथ उसको अपलिंक पावर के साथ वो ट्रांसमिट करे, तो वो डिसाइड होता है इस फार्मूले से इनिशियल RX टारगेट पावर डेल्टा प्रीएम्बल प्लस प्रीएम्बल काउंटर -1 इंटू रैंपिंग स्टेप। रैंपिंग स्टेप की बात कर रहे हैं, ये 0 to 4 या 6 dB में डिफाइन होगा। तो अगर फर्स्ट टाइम में रैच एक्सेस फेल हो जाता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो दोबारा से जब एक्सेस करेगा, फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है तो प्रीएम्बल काउंटर 1 होगा, तो 1 - 1 0, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा रैंपिंग स्टेप का। लेकिन जब वो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सेस करेगा तो ये काउंटर बढ़ जाएगा 2,
तो ये रैंपिंग स्टेप वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो यूवी दोबारा से जब करेगा तो वो ज़्यादा पावर के साथ वो ट्रांसमिट करेगा। जैसे जैसे काउंटर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे पावर वो बढ़ाता रहेगा, जब तक कि वो उसका मैक्सिमम जो है पावर का, जो यूवी का मैक्सिमम अपलिंक ट्रांसमिट पावर होता है, वो अचीव ना हो जाए। आगे आते हैं। अब रैच का जो कॉन्फ़िगरेशन था, रैच कॉन्फ़िगरेशन में अभी आगे बचा हुआ था। पावर रैंपिंग स्टेप के बाद सिक्स्थ है प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर। फार्मूले में जैसे देखें कि ये प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर ये आपका SIP2 इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट होगा, जो -90 टू -120 dBm तक होगा। इसके हेल्प से वो RX टारगेट पावर कैलकुलेट करेगा। इसमें डेल्टा प्रीएम्बल और रैंपिंग स्टेप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कैलकुलेट पावर जो भी जो अपलिंक, जो रैच के लिए अपलिंक पावर वो ट्रांसमिट कर रहा है, उसके कैलकुलेशन के लिए ये यूज हो रहा है। प्रीएम्बल ट्रांस मैक्स कि कितना मैक्सिमम बार जो है एक रैच एक फर्स्ट टाइम किया रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो कितनी बार मैक्सिमम ट्रांस कर सकता है, कितनी बार वो रीट्रांस करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, जितना वो ऑपरेटर जो है डिफाइन करेगा। 3 से लेके 200 तक, 3, 4, 5, 6 जो भी वैल्यू है उतनी बार वो मैक्स ट्रांस कर सकता है। आरए रिस्पॉन्स विंडो साइज ये क्या कर रहा है कि जब रैच प्रीएम्बल ट्रांसमिशन हो जाएगा तो यूवी जो है ट्रांसमिशन के बाद थर्ड सब फ्रेम के बाद वो सर्च करने लगता है आरए रिस्पांस का, उसके अगेंस्ट में जो रिस्पांस आया है। तो कब तक वो सर्च करेगा, तो वो रिस्पांस विंडो पे जो है आरए रिस्पांस विंडो साइज पे डिपेंड करेगा कि थर्ड के बाद वो स्टार्ट करेगा काउंटर। देखिएगा अगर सेकंड डिफाइन है तो 2 सब फ्रेम के टाइम में आ जाएगा। 10 डिफाइन है तो 10 तक वो सर्च करेगा आरए रिस्पांस तक। 10 तक नहीं फिर मिलेगा तो फिर वो टाइम आउट हो जाएगा। मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन टाइमर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पहला जो लेयर 3 मैसेज जो है ट्रांसमिट हुआ है, उसके बाद यूवी वेट करेगा कितनी देर जो है रिस्पांस के लिए, वो डेफिनेशन रहता है सब फ्रेम के फॉर्म में रहेगा टाइम ड्यूरेशन। मैक्स HREQ मैसेज 3 TX ये इंडिकेट कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ HREQ ट्रांसमिशन कितना होगा। ये 1 2 लेके से 8 तक डिफाइन होता है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे हम देख रहे हैं कि BCCH का कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर रहा है। BCCH का कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट, यहाँ एक वैल्यू आ रही है। आगे भी एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे कि कैसे BCH जो भी BCH की अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी आने वाली है तो वो उसका सब फ्रेम और फ्रेम सब वो कैलकुलेट कर लेता है मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट और जो डिफ़ॉल्ट DRX साइकिल होता है इसके हेल्प के थ्रू। फिर PCCH का कॉन्फ़िगरेशन देगा पेजिंग कंट्रोल चैनल, वो किस फॉर्म में देगा, डिफ़ॉल्ट DRX साइकिल और NB एक वेरिएबल है जो डिफाइन करता है ऑपरेटर। फिर प्रैच का कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, वो रहेगा रूट सीक्वेंस इंडेक्स के फॉर्म में, प्राच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, हाई स्पीड फ्लैग, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन, प्रैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, ये सारे पैरामीटर डिफाइन होंगे। फिर PDSCH का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, रेफरेंस सिग्नल पावर, और एक वेरिएबल डिफाइन होगा PV, ऑपरेटर द्वारा जो भी डिसाइड होगा। फिर PUSCH का कॉन्फ़िगरेशन में बताएगा NSB, नंबर ऑफ सब बैंड, होपिंग मोड, PUSCH होपिंग ऑफसेट और 64 QAM इनेबल है इसके लिए कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स। फिर अपलिंक जो रेफरेंस सिग्नल है उसका जो क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में वो शो करेगा। तो हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पहले आते हैं BCH कॉन्फ़िगरेशन में। तो है BCH कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट, ये 2, 4, 8, 16 यूज होगा। अब ये कैलकुलेशन करेगा कि BCH जो है चेंज जो आ रहा है वो किस फ्रेम में आएगा। तो वो मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट और DRX डिफ़ॉल्ट DRX साइकिल जो डिफाइन है, इन दोनों के हेल्प से वो कैलकुलेट करता है यूवी। फिर PCCH कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। PCCH कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ॉल्ट DRX साइकिल है,
डिफ़ॉल्ट डी साइकिल कितना डिफाइन है, 32, 64, 128, 256, ये फ्रेम के रूप में रहता है। इसको हम टी बोल देते हैं। डिफ़ॉल्ट डी साइकिल इज इक्वल टू टी। एन बी एक वेरिएबल है जो 4t से लेके t/32 तक डिफाइन हो सकता है। तो इन दोनों के हेल्प से पेजिंग फ्रेम कब आने वाला है यूवी कैलकुलेट कर लेता है कि कौन से फ्रेम में वो पेजिंग इन्फॉर्मेशन जो है पेजिंग अकर करेगा, इन्फॉर्मेशन वो सर्च करे यूवी पेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पीसीसी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रैच के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो प्रैच के कॉन्फ़िगरेशन में पहला पैरामीटर था रूट सीक्वेंस इंडेक्स। तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स को जानने के लिए आपको प्रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स जानना पड़ेगा, जीरो कोरिलेशन जोन जानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं कि जो मेरा प्रियम्बल है, अगर फॉर्मेट मेरा 0 to 3 यूज हो रहा है, प्रियम्बल फॉर्मेट 4 भी यूज होता है, 4 TDM ज़्यादा यूज करते हैं, तो 0 to 3 में जो सीक्वेंस बनती है वो 838 रूट सीक्वेंस बनती है। अब इन 838 रूट सीक्वेंस को लेके हम ग्रुप बनाते हैं। तो ये डिसाइड करता है, ये 3GPP द्वारा ऑलरेडी डिफाइंड है, जो बताता है जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन। ये 0 से लेके 15 तक है। तो हम यहाँ चार्ट में दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन आपका 8 है। तो 8 के करस्पॉन्ड जो है एक्चुअल जो है जीरो कोरिलेशन जोन एक्चुअल में ये साइक्लिक प्रीफिक्स डिफाइन करता है, एक्चुअल में 46 है। तो 46 है तो प्रियम्बल सीक्वेंस पर रूट सीक्वेंस क्या होगा, 838 डिवाइड बाई 46 इज इक्वल टू 18। तो रूट सीक्वेंस पर सेल इसके हिसाब से 4 रिक्वायर्ड है, 4 रिक्वायर्ड है। तो टोटल मेरे पास एक सेल में 4 रूट सीक्वेंस मेरा रिक्वायर्ड है। तो रूट सीक्वेंस रीयूज पैटर्न कितना रहेगा, टोटल मेरे पास रूट सीक्वेंस कितना है 838। तो 838 में 4 रिक्वायर्ड है पर सेल, तो टोटल मेरे पास 209 सीक्वेंस एक ग्रुप बन गया। इसको हम यूज कर सकते हैं। और हर सेल के लिए इसमें सेल रेंज भी दे रखा है कि कौन सा हम जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैक्सिमम रेडियस पा सकते हैं या फिर लोअर रेडियस चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका सेल रेंज भी डिफाइन है। तो जैसे हम जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन अगर 8 डिफाइन कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम जो है सेल रेडियस मेरा 5.48 किलोमीटर होगा। तो 201 है। अगर हम रूट सीक्वेंस पर सेल 4 कर रहे हैं तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स जो है सेल वाइज डिफाइन होगा। सेल में एक सेल में 0 रखेंगे, फिर अगले सेल में 4 रखेंगे। तो जिस सेल में 0 रख रहे हैं रूट सीक्वेंस इंडेक्स, तो उसमें 0, 1, 2, 3 4 रूट सीक्वेंस यूज हो रहा है। 4 रख रहे हैं तो 4, 5, 6, 7 यूज हो रहा है। तो रूट सीक्वेंस इंडेक्स ये चीज़ बताता है। 0 डिफाइन है तो मतलब उसमें रूट सीक्वेंस जो है 0, 1, 2, 3 यूज हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स। प्रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स जो है ये भी आपका 3GPP द्वारा डिफाइन है। ये 0 to 63 होता है। तो ये किस किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्रियम्बल फॉर्मेट कौन सा है और कौन से रेडियो फ्रेम में वो ट्रांसमिट होगा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और कौन कौन से सब फ्रेम में वो ट्रांसमिट होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स अगर 8 देख रहे हैं तो प्रियम्बल फॉर्मेट 0 यूज होगा और वो किसी भी रेडियो फ्रेम में ट्रांसमिट हो सकता है। और सब फ्रेम जो है 3 और 8 में यूज होगा। हाई स्पीड फ्लैग ये ट्रू या फॉल्स होगा। हाई स्पीड फ्लैग नॉर्मली इसमें जो डिसाइड किया है कि अगर 250 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मोबिलिटी है तब वो ट्रू होगा, तो उसमें डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी, नहीं तो ये फॉल्स होगा। जीरो कोरिलेशन जोन पहले पढ़ चुके हैं कि ये साइक्लिक शिफ्ट का साइज डिसाइड कर रहा है। और प्रैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट रिसोर्स ब्लॉक जो है कौन सा अलॉटेड है प्रैच के लिए। पहला रिसोर्स ब्लॉक कौन सा अलॉटेड है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 94 तक होती है। आगे PDSCH कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या शो करेगा, ये रेफरेंस सिग्नल पावर को शो करेगा।
ये क्या होता है रेफरेंस सिग्नल पावर, ये एनर्जी पर रिसोर्स एलिमेंट होता है। पीबी क्या है, ये वेरिएबल रहेगा, 0 to 3 यूज होगा। रेफरेंस सिग्नल पावर और पीबी ये यूज होता है दोनों जो है कि पीडी एससीएच और सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल के बीच में जो पावर डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं। अब पीयू एससीएच कॉन्फ़िगरेशन में एनएसबी है, ये बताया कि नंबर ऑफ सब बैंड शो कर रहा है, ये डिपेंड करेगा आपका चैनल बैंडविड्थ पे। जो भी चैनल बैंडविड्थ आपके अवेलेबल रहती है उसमें से आपका वो सब बैंड बना देता है, दो का सब बैंड बना देगा जिसमें होपिंग वो यूज हो सके जो है। होपिंग मोड दो तरह का होता है, इसमें एक इंटर सब फ्रेम या फिर इंट्रा एंड इंटर सब फ्रेम। होपिंग मोड कौन सा यूज कर रहे हैं ये चीज़ शो करेगा। पीओसीएच होपिंग ऑफसेट ये शो करेगा कि कितने रिसोर्स ब्लॉक रिजर्व हैं पीयूसीसीएच के लिए एक टाइम स्लॉट में। तो पीयूसीएच के लिए जो भी टाइम स्लॉट यूज हो गया तो बाकी जो बचेगा फिर वो पीयूएससीएच के लिए यूज करेगा। तो होपिंग जो है फिर उसमें होगी जो बचे हुए टाइम स्लॉट होंगे, ये रिजर्व है पीयूसीएच के लिए तो ये यूज नहीं होंगे होपिंग के लिए। फिर 64 कोएम इनेबल है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स में आएगा, अगर इनेबल है ट्रू है, नहीं तो फिर फॉल्स आएगा। फिर अपलिंक रेफरेंस सिग्नल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कि उसमें ग्रुप होपिंग इनेबल्ड है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ग्रुप असाइनमेंट इनेबल्ड है कि नहीं है, ग्रुप असाइनमेंट जो है ये 0 से लेकर 29 बेस सीक्वेंस होता है, टोटल 30, तो ये इनेबल है कि नहीं है। और फिर जो सीक्वेंस बन रहा है उस सीक्वेंस के बीच में होपिंग इनेबल है कि नहीं है, और साइक्लिक शिफ्ट कितना यूज कर रहे हैं अपलिंक रेफरेंस सिग्नल में, ये 0 to 7 तक शो करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है PUCCH फिजिकल अपलिंक कॉमन कंट्रोल चैनल जो है का कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। इसमें डेल्टा PUCCH शिफ्ट है, NRB CQI है, NCS AN है और N1 PUCCH AN है। फिर अपलिंक SRS कॉन्फ़िगरेशन है, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बैंडविड्थ का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सब फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अपलिंक SRS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है, SRS बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन, सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन, जो साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सब फ्रेम में कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, एक्नॉलेज और नॉट एक्नॉलेज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो सकता है सेम रिसोर्स ब्लॉक में कि नहीं। फिर अपलिंक पावर कंट्रोल में आ रहा है आपका PO नॉमिनल PUSCH अल्फ़ा, PO नॉमिनल PUCCH, पावर ऑफसेट फॉर PUCCH फॉर्मेट शो करेगा, डेल्टा प्रियम्बल मैसेज 3, डेल्टा प्रियम्बल स्टार्टिंग में भी यूज हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, और अपलिंक साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, PUCCH कॉन्फ़िगरेशन से। PUCCH कॉन्फ़िगरेशन में जैसा पहला पार्ट था डेल्टा PUCCH शिफ्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अवेलेबल साइक्लिक शिफ्ट। PUCCH ट्रांसमिशन के लिए जो सेम रिसोर्स ब्लॉक शेयर कर रहे हैं उनके लिए जो है साइक्लिक शिफ्ट क्या यूज होगा, साइक्लिक शिफ्ट क्या यूज होगा, जो सिग्नल होता है वैल्यू जो हमको दिखाता है शिफ्ट इन्फॉर्मेशन में 1 2 3 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू जो होगा 1 के करस्पॉन्डिंग 12, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 और 3 के करस्पॉन्डिंग 4 होगा। ये साइक्लिक शिफ्ट का इन्फॉर्मेशन देगा। अगला पैरामीटर होगा जो NRB CQI, RB आ गया तो रिसोर्स ब्लॉक आ रहा है, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, NRB नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक रिजर्व। PUCCH का जो फॉर्मेट होता है 1 होता है, 1A होता है, 2 2A 2B, तो 2 2A 2B फॉर्मेट के लिए जो रिजर्व है एक स्लॉट्स में वो शो करेगा। इसका रेंज कितना होगा, 0 से लेकर 98 तक। फिर N1 PUCCH AN ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि टोटल जो रिसोर्स अवेलेबल बचे
PUCCH फॉर्मेट 1A और 1B के लिए जो UV यूज करेगा वो शो करेगा। और NCSAN जो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू है 7 टाइप्स के हैं, 0 टू लेके 7 तक फॉर्मेट 7 टाइप्स के होते हैं, और इसकी वैल्यू NCSAN की 0 टू लेके 7 होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 0 के अलावा कोई भी होती है, 1 होती है, तो ये एडिशनल 1 फॉर्मेट शो करेगा। 2 होगा तो 2 तरह का फॉर्मेट सपोर्ट कर सकता है। सिंगल रिसोर्स ब्लॉक जो है शेयर कर सकता है। डिफरेंट तरह के फॉर्मेट, कितने तरह के वो PUCCH फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। सिंगल रिसोर्स ब्लॉक जो है शेयर हो सकता है। एक सिंगल रिसोर्स ब्लॉक कितने फॉर्मेट को वो शेयर कर रहा है, जितनी वैल्यू होगी उतने तरह के फॉर्मेट ये शेयर करेगा। अब आते हैं अपलिंक SRS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अपलिंक SRS कॉन्फ़िगरेशन ये पहला शो कर रहा है SRS बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भी वैल्यू 0 टू 7 तक होती है। ये डिफाइन है, ये एलोकेटेड बैंडविड्थ को शो करेगा। फिर SRS सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन, ये फ्रेम वाइज जो है कौन कौन से फ्रेम जो है में ट्रांसमिट होगा SRS साउंडिंग रिफ्रेश सिग्नल, उसके बारे में बताएगा। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 0 से लेकर 15 होती है। इसमें हम एक दिखाए हैं कि कॉन्फ़िगरेशन 0 अगर हम यूज होंगे SRS सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन 0 यूज कर रहे हैं तो सभी सब फ्रेम में SRS ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर 4 यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि SF1 और SF6 में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये लोकेशन मतलब सब फ्रेम वाइज लोकेशन डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट एंड नॉन एक्नॉलेजमेंट ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन, ये ट्रू या फॉल्स में आएगा। आगे आते हैं अपलिंक पावर कंट्रोल में। अपलिंक पावर कंट्रोल में किसके किसके लिए होगा, एक तो PUCH के लिए होगा, PUCCH और एक PUSH के लिए। तो UV जो है कितने पावर के साथ ट्रांसमिट करे PUSCH को और PUCCH को, इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर जो SIP2 इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट होते हैं। वो पहला होता है PU नॉमिनल PUSCH, ये सेल स्पेसिफिक है, सेल वाइज होगा, और ये कैलकुलेट करने का काम आएगा PO PUCH। PO ओपन लूप है, ओपन लूप PUCH पावर जो है इसका रेंज जो है, इसका रेंज नहीं, जो ये PU नॉमिनल PUCH है इसका रेंज जो है -126 से 24 dBm तक होगा। और ये किसके कैलकुलेट करने का काम आएगा, PO PUSCH के। PUSCH को कैलकुलेट करने के लिए तो पहला पैरामीटर एक ये हो गया जो ट्रांसमिट होगा, दूसरा होगा अल्फ़ा। अल्फ़ा कहलाता है फ्रैक्शनल पावर कंट्रोल, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। ये भी यूज होगा इसी को कैलकुलेट करने के लिए। अब PU नॉमिनल PUCCH, ये भी सेल स्पेसिफिक कंपोनेंट है। ये आपका PO PUCCH पावर कंट्रोल जो है रिसीव्ड पावर पर रिसोर्स ब्लॉक बाय E नोड B, उसको कैलकुलेट करने का काम आएगा। फिर पावर ऑफसेट दिखाई देता है, वो PUCH फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है उनका जो है पावर ऑफसेट जो पावर होता है, रिलेटिव पावर एक तरह शो करता है एज कंपेयर टू PUCH फॉर्मेट 1A के कंपैरिजन में जो पावर ऑफसेट है रिलेटिव 1, 1B, 2, 2A, 2B, 2, 3 का वो शो करता है। वो सारा पैरामीटर शो करेगा कि 1 का रिलेटिव पावर 1A के अगेंस्ट में कितना है, 1B का कितना है, वो सारा शो करेगा। डेल्टा प्रियम्बल मैसेज 3, ये पावर ऑफसेट है कि जो प्राइज प्रियम्बल जो है एक्नॉलेज प्रियम्बल ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट उसके जस्ट बाद में जो PUSCH ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बीच का ऑफसेट जो कितना होगा, -1 टू लेके 6 तक ये डिफाइन होता है, कोई भी चूज कर सकता है। फिर अगला इंफॉर्मेशन रहेगा अपलिक साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ। ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपका साइक्लिक प्रीफिक्स नॉर्मल यूज हो रहा है। साइक्लिक प्रीफिक्स दो तरह का है, एक नॉर्मल एक एक्सटेंडेड।
तो अगर LAN 1 शो कर रहा है तो मतलब नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है, LAN 2 यूज हो रहा है, शो कर रहा है तो एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है। लास्ट में आते हैं, इसमें दिखाता है यूवी टाइमर और कांस्टेंट। टाइमर में जो है T शुरू हो रहा है, कांस्टेंट जो है N से है। फिर अपलिंक फ्रीक्वेंसी कौन इन्फॉर्मेशन, इसमें अपलिंक कैरियर फ्रीक्वेंसी जो ERFCN के रूप में होगी, अपलिंक बैंडविड्थ दिखाएगा रिसोर्स ब्लॉक के फॉर्म में, एडिशनल स्पेक्ट्रम इमिशन जो रिक्वायर्ड होगा वो शो करेगा। MBSFN सब फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन, MBSFN ये मल्टी कास्ट मल्टी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए कौन कौन सा सब फ्रेम जो है रिजर्व्ड है वो शो करेगा इसमें। टाइम अलाइनमेंट टाइमर शो करेगा। फिर SSAC बारिंग फॉर मल्टीमीडिया टेलीफोनी सर्विसेज वॉइस या वीडियो के लिए है, बार्ड है या नहीं है। फिर एक्सेस क्लास बारिंग फॉर CS फॉलबैक वो शो करेगा। अब इसका डिटेल एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइमर का टाइमर में आ रहा है, पहला टाइमर शो कर रहा था T300। ये टाइमर क्या कर रहा है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद UV कितनी देर वेट करेगा वो डिफाइन रहेगा, उसके बाद वो टाइम आउट हो जाएगा। T301 ये क्या कर रहा है, ये टाइमर है कि RRC कनेक्शन रीइस्टाब्लिशमेंट एक्सपायर कब करेगा उसके बारे में बता रहा है। T310 ये कब स्टार्ट होता है, जब आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन इसको रिसीव्ड होगा, कितनी बार रिसीव होगा। N310 अगर टू डिफाइन है, 3 डिफाइन है, कितना डिफाइन है, 2 डिफाइन है तो 2 बार अगर इसको आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन रिसीव्ड हुआ तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चले, कब एक्सपायर हो जाएगा, जितना कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा, जितना ये वैल्यू डिफाइन होगी मिली सेकेंड में। लेकिन ये स्टॉप कब हो जाएगा, जब इसको इन सिंक्रोनाइजेशन का जितनी वैल्यू डिफाइन होगी, N311 मान लेते हैं कि 1 डिफाइन है, तो 1 वैल्यू भी अगर कंजिक्यूटिव जो है इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन अगर इसको रिसीव हो जाता है तो ये फिर स्टॉप हो जाएगी। और उतने टाइम पीरियड में अगर आपको फिर इन सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन रिसीव नहीं होता है तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। T311 जो है ये इंडिकेट कर रहा है RRC कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है ये भी यूज हो रहा है। T301 और T311 सेम टाइप लग रहा है, लेकिन दोनों टाइमर एक साथ वर्क नहीं करते हैं। एक ही टाइमर एक साथ वर्क करता है, दोनों की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आगे रहेगा अपलिंक फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन, इसमें आएगा। अपलिंक कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है ERFCN के रूप में दिखाई शो करेगी। अपलिंक बैंडविड्थ जो शो करेगा ये रिसोर्स ब्लॉक के फॉर्म में शो करेगा। एडिशनल स्पेक्ट्रम इमिशन जो है ये इंडिकेट करेगा कि एडिशनल या जनरल स्पेक्ट्रम इमिशन रिक्वायर्ड है। टाइम अलाइनमेंट टाइमर जो है ये क्या शो करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि UV जो है अपलिंक के लिए कितना टाइम जो है उसको अलॉटेड है। ये आपका इन्फिनिटी भी हो सकता है या फिर जितना हम डिफाइन करके रखेंगे उतना ये शो करेगा। तो ये हम देखें कि आज शिफ्ट 2 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में।